तो जहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा होता ना, इसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली या नैसर्गिक चार्ट। तो ये काल पुरुष कुंडली की जो बेसिक्स होते हैं ना, वो नॉर्मल लग्न में भी यही अप्लाई करेंगे हम। अब समझ रहे हो? जैसे काल पुरुष कुंडली में ओके। 7वां घर शुक्र का है, तो जब भी शुक्र कोई भी लग्न का 7वें घर में होता है तो उसको स्ट्रेंथ मिलता है, उसको बल मिलता है। समझ रहे हो? तो दिस इज लाइक ए बेसिक, हमारा जो पैरामीटर है वो मिलता है हमें काल पुरुष कुंडली से। डोंट वरी, डोंट वरी, आप पहले इस पे माइंड में रखिए बस, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट हाउस इज मार्स, सेकेंड हाउस इज टॉरस, थर्ड हाउस इज जेमिनी, फोर्थ हाउस इज कैंसर, फिफ्थ हाउस इज लियो, सिक्स्थ हाउस इज वर्गो, सेवन्थ हाउस इज लिब्रा, एट्थ हाउस इज स्कॉर्पियो, नाइन्थ हाउस इज धनु सैजिटेरियस, टेंथ हाउस इज मकर कैप्रिकॉन, 11th हाउस इज कुंभ एक्वेरियस, 12th हाउस इज मीन या पाइसिस। ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। जब पैदा हुआ बच्चा, वो 0 डिग्री पे पैदा हुआ, मतलब 0 to 30 डिग्रीज उसका फर्स्ट हाउस बन गया, फर्स्ट भावा बन गया, सेकंड वृषभ बन गया, थर्ड मिथुन बन गया, वैसे चल रहा है, ठीक है। बट हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है ना। जहाँ पे जिस जगह पे पैदा हुआ उस जगह पे ईस्ट साइड पे कोई भी जोड़ियाक हो सकता है। इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी लियो, एनीथिंग इट कैन बी, एंड द डिग्री ऑल्सो नीड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 30, 60, 90 पे स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है लग्न, है ना। ट्रू। ये जो आइडियल प्रैक्टिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हर बार देखो, हमने अगर फिजिक्स प्रॉब्लम में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, द व्हीकल स्टार्टेड एंड इट अटेन्ड स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, एंड फॉर नेक्स्ट 2 hours इट मेंटेन्ड एट दैट स्पीड एंड देन इट स्टॉप्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस इट ट्रैवर्स्ड, ये पढ़ते हैं ना फिजिक्स में। बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि व्हीकल 60 पे 2 घंटे वही स्पीड पे चलना पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। 2 घंटे तो दूर की बात है, 5 मिनट ना चले, है ना। तो आइडियल सिचुएशन में हर टाइम मंगल, ये जो मेष राशि है वो फर्स्ट हाउस रहना ज़रूरी नहीं, ये आइडियल सिचुएशन है ये, ठीक है। ये हम स्टडी करने के लिए ये लेते हैं। फर्स्ट हाउस मार्स हो गया, सेकंड वृषभ हो गया, थर्ड मिथुन हो गया, ऐसे हम लेते हैं। तो ये हमारा एक काइंड ऑफ बेंचमार्क है, ये हमारा बेसिक पैरामीटर है ये, ठीक है। तो जब भी मेष कहीं ना कहीं, मेष 7th हाउस में आ सकता है, 4th हाउस में आ सकता है, बट जब मेष इफेक्ट होता है ना, मेष राशि, तो जो फर्स्ट हाउस की इफेक्ट, फर्स्ट हाउस की रिजल्ट वो देता है। समझ रहे हो? सर मेष जब अफेक्ट हो, मंगल मेष का लॉर्ड है और मंगल जब 4th हाउस में आएगा, आप उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो। अगर समझो ये मकर लग्न की कुंडली है, 1 2 3 4, 4th हाउस आपका मेष हो गया, ठीक है। जब मेष का 4th हाउस में है तो मेष 4th हाउस का भी रिजल्ट देगा, पहला घर का भी एक 20% रिजल्ट देगा। सिंपल सी एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मेष जो है वो सर के ऊपर के हिस्से को समझाता है, दर्शाता है, ठीक है। द स्कल, द हेड, द अपर पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है, टिल ऑलमोस्ट द नोस, नाक तक, पीछे का जो सर है, ऊपर का स्कर है, उसको वो मेष दर्शाता है, ठीक है। समझ गए ना। और उसके नीचे का हिस्सा, मतलब आपका माउथ, योर टंग एंड योर नेक इज शोन बाय द सेकेंड हाउस। समझ गए ना। ये सीक्वेंशियली जाता है बॉडी में, ठीक है। फर्स्ट इज द स्कल, द ऊपर का सर का हिस्सा, फोरहेड, ठीक है, नाक तक ये मेष दिखाता है, ठीक है। उसके बाद नाक, मतलब नाक से थोड़ा ऊपर, बेसिकली द हेड पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका फेस, आपका माउथ, आपका टंग, आपका थ्रोट, सेकेंड हाउस दिखाता है। समझ गए ना।
eyes as well. या आइस, आई देखो आइस का क्या है ना, आइस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लुमिनरीज, ठीक है। ये वैसे फेस में आएगा तो सेकेंड हाउस में आएगा डेफिनेटली, बट आइस हम राइट आई सूर्य, लेफ्ट आई चंद्र फॉर मेल, ठीक है। राइट आई सूर्य, लेफ्ट आई चंद्र फॉर मेल, फॉर फीमेल रिवर्स इट, राइट आई चंद्र, लेफ्ट आई सूर्य फॉर फीमेल। ओके, समझ गए ना आनंद जी, समझ गए ना। जी सर। और रेटिना जो है वो वीनस से देखता है, और ओवरऑल ब्यूटी, ओवरऑल विजन, ओवरऑल ब्यूटी ऑफ आइस हम वीनस से देखते हैं। जिसका वीनस अच्छा होता है उनके आंखें सुंदर होते हैं। ये हीरोइंस के इनके देखिए बड़े बड़े सुंदर आंखें, ये ओवरऑल विजन एंड ओवरऑल ब्यूटी ऑफ आइस वीनस दिखाता है, ठीक है। बट एज सच अगर हमें देखना है कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा, तो अगर मेल है तो राइट आई इज सूर्य, लेफ्ट आई इज चंद्र, ठीक है। फीमेल है राइट आई इज चंद्र, लेफ्ट आई इज सूर्य, ठीक है। और अगर चार्ट में देखा जाए तो ये हो गया सेकेंड हाउस हो गया राइट आई, 12th हाउस हो गया आपका लेफ्ट आई, फॉर मेल दोनों के लिए चार्ट में, ओके। दोनों के लिए सेम है, ठीक है। जब भी हम कोई भी रिजल्ट हम देखते हैं, हम उसकी भाव देखेंगे, उसकी राशि देखेंगे, उसकी ग्रह देखेंगे, तीनों ही देखेंगे, ठीक है ना। अगर सेकेंड हाउस एफ्लिक्ट हुआ, सूर्य एफ्लिक्ट हुआ, वृषभ राशि एफ्लिक्ट हुआ, ठीक है, सेकेंड भावा एफ्लिक्ट हुआ, सूर्य एफ्लिक्ट हुआ और वृषभ राशि एफ्लिक्ट हुआ, तो उसको राइट आई का प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस है। इट्स टू मच। नो, आई हैव दिस आइडिया। यस यस यस, ठीक है आनंद जी। जी सर। ठीक है ना, स्लोली हम समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले हम ये समझते हैं, पहले बॉडी ऑर्गन्स हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। पहला घर हो गया आपका सर, सेकेंड हाउस हो गया आपका फेस, आपका गला, आपका वाणी, आपका वॉइस, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ तो बाकी पैरामीटर्स, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं कवर करूँगा। थर्ड हाउस हो गया आपका शोल्डर्स, आपका अपर चेस्ट, ठीक है ना, आपके शोल्डर्स, आपके अपर चेस्ट। फोर्थ हाउस हो गया चेस्ट एंड इन केस ऑफ फीमेल्स ब्रेस्ट्स, ठीक है ना। तो थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस कंबाइंडली हम देख सकते हैं, दे रिप्रेजेंट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। लंग्स का प्रॉब्लम हो, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो, थर्ड हाउस फोर्थ हाउस में ये प्रॉब्लम आएगा। समझ रहे हो। सो अगर प्रॉब्लम हमें देखना है तो अगर मान लो जैसे कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखना है किसी को हुआ जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस में हाँ जी हाँ जी, इनका बेस राशि या लॉर्ड एफ्लिक्ट होना चाहिए। यस 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 उससे यस, पता लगेगा। हाँ जी। सेकंड थर्ड फोर्थ देख लो, सेकंड आपका गला हो गया, थर्ड आपका शोल्डर्स और अपर चेस्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ हाउस आपका चेस्ट हो गया, लंग्स हो गया, ट्रैकिया, डायफ्रम, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ अस्थमा प्रॉब्लम हो गया, ये सब थर्ड और फोर्थ सेकंड से इसी में आते हैं। वहाँ पे नीच के ग्रह बैठ गए, उसका लॉर्ड कहीं और नीच का हो गया, या छठवां घर वहाँ पे आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है ना। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। और एक बात यहाँ पे जो ब्रेस्ट, वुमेन का ब्रेस्ट होता है, ये इससे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। फीमेल प्लैनेट्स बैठे हुए, फीमेल प्लैनेट्स मतलब वीनस हो गया, मून हो गया, तो शी विल हैव वेरी ब्यूटीफुल ब्रेस्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ राहु बैठ गया इन बैड डिग्निटी, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि में बैठ गया, तो इनको ब्रेस्ट में आफ्टर डिलीवरी इनको मिल्क देने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा इनको, ओके। सर्जरी, केतु बैठ गया, मंगल बैठ गया इन ए बैड डिग्निटी, तो यहाँ पे सर्जरी के योग बना देता है, ठीक है। एक प्रिंसिपल आप याद रखिए, शनि वत राहु वत शनि, केतु वत मंगल। राहु इज सिमिलर टू शनि, केतु इज सिमिलर टू मार्स,
वी कैन से केतु इज द सेकेंड मार्स, राहु इज द सेकेंड शनि, अकॉर्डिंग टू हमारी पराशरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नाड़ी में अगेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, नाड़ी अगेन, बट अगेन दैट्स एंटायरली डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग। ठीक है, पराशरी में हम राहु और शनि को काफ़ी सिमिलर लेते हैं, केतु और मंगल को काफ़ी सिमिलर लेते हैं, बट अगेन केतु काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाता है। इनिशियली मंगल के जैसे बिहेव करता है, बट लेटर ऑन काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाता है केतु। ठीक है ना। तो सर ये सर्जरी के लिए केतु मेन है, ये मंगल मेन है, या दोनों की वजह से है, या कोई शनि या कोई तीसरा प्लैनेट भी नहीं, जनरली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। मंगल इज कट, मंगल इज द शार्प इंस्ट्रूमेंट, मंगल इज द नाइफ। ठीक है, अगर मंगल बैड डिग्निटी में आया, वो ऑर्गन में वो कट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर पहला घर में मंगल आ गया, या जनरली मेष राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, ठीक है, लग्न इज द बॉडी, जनरली मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, या मंगल जब फर्स्ट हाउस में बैठ गया, लग्न में बैठ गया, उनकी चेहरे पे कट रहेगा ही रहेगा, या सर पे या चेहरे पे। मंगल इट्स नॉट नेसेसरी सर्जरी, कट या कोई मतलब शार्प ऑब्जेक्ट से हाँ जी, इंजरी के निशान रहेंगे। हाँ, शायद जैसे गिर गए बचपन में, गिर के कट हो गया, स्किन कट हो गया। ठीक है, इनका रहेगा सर, अगर फर्स्ट हाउस में तो सर के ऊपर, सेकंड हाउस में तो फेस के ऊपर। ठीक है, अगेन डिग्निटी देखना पड़ेगा, अगर इन वो डिग्निटी कैसे देखना वो सब्सिक्वेंट क्लासेस में मैं बताऊंगा, इट्स टू अर्ली नो। ठीक है, तो अगर बैड डिग्निटी में है वो सर्जरी करवाएगा ही करवाएगा, बोथ मंगल एंड केतु कट करवाएगा ही। हाँ जी, बैड डिग्निटी में व्हेन बोथ ऑफ द प्लैनेट्स आर सिचुएटेड इन दैट हाउस, उसकी करस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट आप देखिए, वो कट, वो सर्जरी करवाएगा ही करवाएगा। मल्टीपल टाइम सर्जरी या एक्सीडेंट होना और वो पार्ट डैमेज होना। कई बार देखो पैर के ऊपर से पैर का एक्सीडेंट हुआ है, फिर वही जगह पे दूसरी बार एक्सीडेंट हो गया, या बच्चे ने उसके पैर पे कूद गया, ये सुना है ना आपने? हाँ जी, ये इसीलिए होता है, रिपीटेटिव एक्सीडेंट्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, राहु भी एक्सीडेंट क्रिएट करता है, बट जो कट होना है ना वो होता है, क्योंकि राहु सडननेस है, मंगल सडननेस है। हमें बेसिकली नीच तत्वा को जानना है, डोंट ट्राई टू बाय हार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द तत्वा ऑफ ईच प्लैनेट। शनि जो है डिसफंक्शनल करता है, जहाँ शनि बैठता है वो ऑर्गन को डिसफंक्शनल कर देता है। ठीक है, अगर शनि 7वें और 8वें घर में मेल के चार्ट में बैठ गया, दैट पर्सन हैज़ वेरी हाई चांसेस ऑफ इम्पोटेंसी, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। क्यों? इसका एक स्टोरी है। शनि इज द लिम्प करता है, शनि लिम्प, लंगड़ाता है। क्यों? एक बार क्या हुआ, रावण ने जब मेघनाथ उनका पहला बेटा पैदा हो रहा था, रावण तो ज्ञानी है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो इसने क्या किया, सारे ग्रहों को 11th हाउस में खड़ा कर दिया। ठीक है, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। ठीक है, पराशरी में लाभ स्थान बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इच्छा पूर्ति का घर है 11वां घर। ठीक है, उसके ऑर्गन्स और दूसरे पैरामीटर्स वो है, वो हम स्टडी करेंगे। तो रावण ने क्या किया, सारे ग्रहों को उसने 11वें घर में कर दिया, क्योंकि मेरे बेटे को मृत्यु ही ना हो, हर इच्छा उसकी पूरी हो जाए। तो शनि महाराज ने क्या किया, 11वें घर से पैर थोड़ा सा आगे करे तो क्या हो, कौन सा घर आता है 11वें घर से आगे करे तो? 12वां घर। ठीक है ना, क्या फर्स्ट हाउस इज द बर्थ, 12th हाउस इज द डेथ। ठीक है, मोक्ष का घर है, डेथ का घर है। ठीक है, दिस द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, है ना। तो शनि महाराज ने क्या किया, थोड़ा सा पैर आगे करके 12वें घर में रख दिया। तो ये रावण ने देख लिया और इमीडिएटली अपना तलवार फेंका और उनका पैर काट दिया। तो कटा हुआ पैर जाके 12वें घर में पड़ गया। तो इन दिस, बिकॉज ऑफ दिस शनि लिम्प्स, है ना, इसलिए शनि और राहु हम हैंडीकैप लोगों को भी देखते हैं। ठीक है ना, तो शनि लिम्प करता है, तो ये डिसफंक्शनलिटी है एक तरह से। तो जहाँ शनि महाराज बैठते हैं वो इन बैड डिग्निटी, अगेन इन बैड डिग्निटी, गुड डिग्निटी में ही गिव्स वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन करता ही करता है, शनि अपना नेचर दिखाता है। तो शनि डिसफंक्शनल करता है, राहु और मंगल और केतु कट करते हैं, कट लेके आते हैं वो ऑर्गन में।
ठीक है ना। राहु क्या करता है, राहु और गुरु, गुरु एक्सपेंशन ग्रोथ, राहु अनकंट्रोलेबल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है ना। हम्म। समझ लो सर। तो इलनेस में, फिजिकल इलनेस में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ किस इलनेस में होता है बताइए आप मुझे। कैंसर। एग्जैक्टली, कैंसर। जो सेलुलर ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाता ना, ये कैंसर क्रिएट करता है। हम जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, मोस्ट फैंटास्टिक प्लैनेट मानते हैं। जुपिटर जितना डैमेज कर सकता ना बंदे को, कोई और प्लैनेट राहु शनि भी नहीं करते। सर एक बार रिपीट करेंगे, आई थिंक वॉइस कट हो गई थी। हाँ जी सर। जुपिटर के केस में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, राहु के केस में आप जो बता रहे थे देखो, डैमेज। जुपिटर गिव्स मैसिव एक्सपेंशन। वाई? बिकॉज जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है ना। सूर्य को छोड़ के जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है। सूर्य तो स्टार में आ गया। देर आर 1300 अर्थ्स यू कैन अकोमोडेट इन वन जुपिटर, ठीक है ना। तो जुपिटर एक्सपैंड करता है, तो जुपिटर कई बार फैमिली को भी एक्सपैंड कर देता है, 2-2 शादियां करवा देता है। जुपिटर जो बेनिफिक बोलते हैं ना, इंटरनेट पे मुंह फाड़ते रहते, इतना बेनिफिक, जुपिटर बहुत अच्छा भैया, जुपिटर बहुत डैमेजेस करता है। देखना पड़ेगा जुपिटर क्या है। जुपिटर मोटापा ला लेता है, कोलेस्ट्रॉल ला लेता है, क्योंकि जुपिटर एक्सपैंडिंग है। आप देखिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, ये और ये टोटल 3 पे आ रहा है, ये लोगों को मोटापे का प्रॉब्लम रहेगा, इनका पेट निकला रहेगा। आप ऑब्जर्व करिए आप। मीन राशि, धनु राशि। वाई 3 सर? 3 इज जुपिटर सर। देखो, मैं आपको हर जगह पे न्यूमरोलॉजी के भी टिप्स देते रहूँगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, आपको शॉर्टकट में बता देगा, ठीक है ना। ओके, सो इन न्यूमरोलॉजी 3 इज ट्रीटेड एज जुपिटर। हाँ जी, 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मर्क्यूरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न, 9 इज मंगल। There's a lot of difference between how we treat the rashis and their lords here. यहाँ पर नहीं, डोंट कंपेयर दैट। देखो, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे 2 और 7 इज ओन्ड बाई वीनस, 1 and 8 इज ओन्ड बाई मार्स, 4 इज ओन्ड बाई मून। सो 4 नंबर राशि मून हो गया, बट न्यूमरोलॉजी में 4 इज राहु। बट व्हाट आई रिकमेंड इज, साथ साथ आई वांट यू, बिकॉज सी माय पर्पस इज टू गिव यू एज मच नॉलेज एज आई कैन, ओके। सो आई वॉन्ट यू टू बी सो गुड इन द सब्जेक्ट, मतलब देखते ही आपको आगे बंदा या अपने आप के चार्ट में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आना है। नंबर्स गिव्स यू द जिस्ट। मैं न्यूमरोलॉजी भी, अभी इससे पहले न्यूमरोलॉजी का ही क्लास ले रहा था मैं। नंबर्स गिव्स यू द जिस्ट, ठीक है। आप ये याद रखिए, गुरु का जब भी नंबर आता है या राशि, सन साइन गुरु आ जाता है। सन साइन को वेस्टर्न में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे यहाँ नहीं देते, हमारा राशि का ही देते, चंद्र राशि का। बट मैं नहीं मानता। सूर्य राशि इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य है, बाय द शेयर वेट, शेयर ग्रेविटी, वो राशि को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना देता है, ठीक है ना। धनु राशि में सूर्य बैठ गया तो धनु का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा देता है कि बंदा, आप यू आइडेंटिफाई हिम एज कंप्लीटली एज ए सैजिटेरियन। समझ लो मेरी पॉइंट, बिकॉज इतना ज़्यादा उसका कारक तत्व बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटीज़ धनु की इतने बढ़ा देता है कि वो आपको सिर्फ सैजिटेरियन जैसे ही लगेगा, वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको अर्ज करता हूँ, सन साइन को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र, उसका मन की स्थिति है, चलो वो मैं उसको लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, आई एम नॉट गिविंग लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो गुरु क्या है, एक्सपैंड कर देता है। तो इसकी वेल्थ, गुरु, व्हाट इज़ वेल्थ? यू नो, प्रॉपर्टीज, यू नो, मनी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ठीक है। टोटल एक्सपेंशन ऑफ योर नेटवर्थ, दैट इज गुरु, ठीक है। बट गुरु वाले इतने एम्बिशियस होते हैं, खाना भी ऐसे खा लेते हैं लोग कि इनका तोड़ निकला ही रहता है। गुरु को श्राप है, माइथोलॉजिकल स्टोरी में गुरु इज कर्स्ड, दैट इसका पेट निकला रहेगा।
ठीक है। जनरली जो गुरु वाले जाते हैं ये पुजारी बनते हैं, ये टीचर्स बनते हैं, हर फील्ड में रहते हैं गुरु वाले, ऐसा नहीं है। तो इनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम और मोटापे का प्रॉब्लम रहेगा, पेट निकला रहेगा, ठीक है। बिकॉज दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, दे एक्सपैंड देयर बॉडी ऑल्सो अनकंट्रोलेबली, ठीक है ना। 4 इज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल एक्सपेंशन। 4 वाले भी आप देखना ओवरवेट रहता है उनको। राहु, जब राहु लग्न में बैठ गया, सर जैसे कि कई लोगों को ये आयोडीन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वेट इधर वो लूज होता है या बढ़ता है। सो हाँ। कोई मतलब अगर कोई काफी हैवी पर्सन दिखे तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद इधर जुपिटर और राहु। देखो वो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया ना। वो आप सेकंड और थर्ड Correct. हाउस को देखिए, थायराइड का, जो थायराइड का बोल रहे हैं ना आप, तो सेकंड और थर्ड हाउस भी Yes. एफ्लिक्ट हो सकता है, भावा भी एफ्लिक्ट हो सकता है। देखो ये दिस इज मोर ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड कोलेस्ट्रॉल, समझ रहे हो ना। इट नीड नॉट बी नॉट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। नहीं, नॉट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, दैट इज थायराइड। थायराइड आप देखिए सेकंड और थर्ड हाउस एंड सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड्स, मतलब वीनस मर्क्यूरी अपना कालपुरुष कुंडली में ये हो गया, ठीक है। अगर उसका कोई भी अदर लग्न हो गया, समझो मकर लग्न हो गया, तो आपका कुंभ और मीन राशि हो गया, वो चेंज हो गया ना। तो सेकंड एंड थर्ड हाउस में देख लीजिए। बट दिस इज शियरली बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर एम्बिशन। राहु इज एन हाईली ओवर एम्बिशियस प्लैनेट। राहु जब लग्न में बैठ जाता है बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस बना देता है बंदे को, उसका भूख खत्म ही नहीं होता। मल्टीपल अफेयर्स, ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल बिजनेसेस, ओवर एम्बिशन, उतना खा लेता है जितना वो पच नहीं सकता। समझ रहे हो आप कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी। तो जुपिटर और राहु जहाँ पे बैड डिग्निटी में बैठते हैं वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ कर देते हैं। कोई भी अगर पंचम में बैठ गया तो पंचम पेट है, तो पेट ओवर मोटा हो जाएगा बंदे का। अगर 8वें में बैठ गए तो हिप्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। कैंसर अगर मैलिफिक है, नीच का है, तो कैंसर आने का पूरा चांसेस है ना। समझ गए ना। सो राहु कॉजेस कैंसर। राहु से देखो, वैसे नीच के प्लैनेट कैंसर के कॉज होते हैं। नीच के प्लैनेट बहुत नीच के हो गया, 8वां घर का भी हो गया, हो ये कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। बट राहु क्या, राहु और गुरु ज़्यादा, राहु और गुरु की इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए एक्सेसिव ग्रोथ के लिए। इधर दृष्टि वाइज हो या उसका घर हो या कहीं और बैठ के ख़राब हो रहे हैं, तो इनके मल्टीपल कंडीशंस में ये एक कंडीशन कंपलसरी है, गुरु और राहु का होना जरूरी है। एनी वन ऑफ द इन दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, इन दोनों में से एक इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी कंडीशंस भी अप्लीकेबल होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। अगर ब्लड कैंसर है तो फिर मंगल खराब होना चाहिए। वैसे द डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर इज देना, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, सो मेनी कैंसर्स, स्किन कैंसर, वैसे समझ गए ना। तो राहु और जुपिटर की उनका बिगड़ना ज़रूरी है वहाँ पे, तब वो बिगड़ेंगे तो कैंसर क्रिएट करेंगे। समझ गए ना। तो जब राहु यहाँ पे आ जाता है तो ये एनलार्ज ब्रेस्ट कर सकता है और मिल्किंग का प्रॉब्लम कर सकता है आफ्टर डिलीवरी, ड्राइनेस कर देता है राहु 4th हाउस में। सो स्किन की ड्राइनेस भी राहु की वजह से होती है। यस, हो कोई सकता भी है, ड्राइनेस हो सकता है। राहु इज ड्राइनेस, यस, हो सकता है। तो मर्क्यूरी इज द ओवरऑल कारका ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो द फर्स्ट लॉर्ड। सो फर्स्ट लॉर्ड मर्क्यूरी एंड राहु कंजंक्शन विल गिव यू ड्राइनेस। जब एंटायर बॉडी की बात आती है उसमें लग्न का रहना ज़रूरी है, नहीं तो इट बी लोकलाइज टू दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। आप समझिए बात। अगर मुझे ऐसी इलनेस है, ऐसी हेल्थ, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं बट चलो इट्स अ गुड क्वेश्चन यू रेज्ड। ऐसी इलनेस है जो पूरी बॉडी को लिंक कर रहा है, जैसे स्किन का है, स्किन पूरी बॉडी में, जैसे हड्डियों का है, हड्डियाँ पूरी बॉडी में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में लग्न का फर्स्ट लॉर्ड का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उसकी दृष्टि संबंध या परिवर्तन योग या कंजंक्शन होना ज़रूरी है।
तब एंटायर बॉडी को इफेक्ट करेगा। नर्व्स का प्रॉब्लम, एंटायर बॉडी को फर्स्ट हाउस हैज टू बी इन्वॉल्व। नर्व्स एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है ना आनंद जी? जी सर। समझ रहे हो आप? आपसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? जी सर सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो फोर्थ हाउस है अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, और फिफ्थ हाउस है वो हार्ट। जब फिफ्थ हाउस में खराब प्लैनेट बैठ गया, गोचर में खराब प्लैनेट आ गया, ओके, दशा में फिफ्थ हाउस के अगेंस्ट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। जो फोर्थ हाउस का जो ऊपर पार्ट, ऊपर का हिस्सा हार्ट का, तो फोर्थ हाउस से भी वो थोड़ा सा एफ्लेक्ट होगा। द अपर वेंट्रिकल, आई थिंक वेंट्रिकल्स, आई थिंक, तो ये फोर्थ हाउस के भी ऊपर का है, बट प्राइमरीली फिफ्थ हाउस हम देखते हैं हार्ट हेल्थ के लिए। सो जो प्लैनेट डिग्री वाइज मेलेफिक होगा फोर्थ हाउस में टुवर्ड फिफ्थ हाउस, तो उसमें अपर हार्ट की प्रॉब्लम मतलब कोरिलेट कर सकते हैं हम। डिग्री वाइज सर, डिग्री, क्योंकि फोर्थ हाउस में कोई, आपने फोर्थ हाउस के कई एस्पेक्ट्स बताए हैं, जैसे कि वो लंग्स भी आते हैं, डायफ्रैगम तक का पार्ट आता है, और हार्ट का ऊपर का पार्ट भी आता है। हाँ तो जी, कौन से एरिया की प्रॉब्लम हाँ। है बॉडी तो में? देखो द और बॉर्डर, द डिग्री वाइज जब 30 के पास चले जा रहा, वो 30 डिग्री के पास चले जा रहा, 20 के ऊपर टुवर्ड्स द 28-27 डिग्री पे अगर मैलेफिक प्लैनेट है, दैट विल अफेक्ट द अपर हार्ट, अपर हार्ट, करेक्ट, है ना? यही मैं पूछ रहा हाँ जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। तो फिफ्थ हाउस में आपको हार्ट के चांसेस है। फिफ्थ हाउस हार्ट से बिगिन होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा। द स्टमक आपका हूँ। लीवर, पैनक्रियास। नहीं, लिवर पैन के सिक्स हाउस में चले गया, स्टमक ऊपर, स्टमक तक जाएगा, ठीक है। तो जो पेट का प्रॉब्लम है, गट का प्रॉब्लम है, एसिडिटी होना, ये बहुत कॉमन है फिफ्थ हाउस में। अगर प्लैनेट्स लाइक सन, मार्स, राहु इन बैड डिग्निटी, इफ दे आर सिटिंग, बर्निंग, एसिडिटी, ये सब होना बहुत कॉमन है। फायर एलिमेंट, फायर ग्रह, यस, फायर एलिमेंट और फायर राशि अगर आ गया, एंड ये दोनों नैसर्गिक दुश्मन है या फंक्शनल एनिमीज है, देन देर इज फुल चांस ऑफ गेटिंग स्टमक एसिडिटी, यू नो, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्टमक कैंसर, ये जो ये सब बाइल, ये सब अपना, ये सब का बाइल तो चलो सिक्स्थ हाउस में आ गया, लिवर में आ गया, ये सब का पूरा चांसेस है। सर बैड डिग्निटी का मतलब क्या हुआ? मैं बताऊंगा सर, वो मैं बताऊंगा। एनिमी हाउसेस, ठीक है, नीच का हो जाना, ये सब बैड डिग्निटी में आता है। उच्च का हो जाना, अपने खुद की राशि में बैठना, अपनी फ्रेंडली राशि में बैठना, ठीक है, ये गुड डिग्निटी हो गया। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गुड क्लास। डिग्निटी में होगा तो फिर पेट की प्रॉब्लम नहीं देगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। वो तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ भी खा लो डाइजेस्ट कर देगा, बहुत अच्छा हेल्थी ऑर्गन देगा आपको। आज के क्लास में वी आर दिस पार्ट, वी आर ओनली डिस्कसिंग द फिजियोलॉजी, जो मेडिकल पार्ट्स है, मेडिकल एस्पेक्ट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी ऑर्गन्स का स्टार्ट किया तो ऑर्गन्स का कर लेते हैं, पहले उसमें पकड़ ला लो, ठीक है ना। पेट के नीचे हो गया आपके लिवर, पैनक्रियास, ठीक है, स्प्लीन, ये सब एरियाज। लिवर थोड़ा बहुत आपका किडनीज, लिवर आपका सेवन्थ हाउस में भी चले जाता है, बट हम सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस को मिला के देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो मोरलेस गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, ये सब सिक्स्थ हाउस से आप देख सकते हो, ठीक है। इंटेस्टाइन्स, ये सब एरिया सिक्स्थ हाउस से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैलेफिक बैठ गया, यहाँ का लॉर्ड मैलेफिक हो गया, या कोई नीच का दृष्टि डाल रहा है इसके ऊपर, तो ये एरियाज में आपको हेल्थ का प्रॉब्लम होना पूरा चांस है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस से हम कमर को भी देखते हैं, लोअर बैक, ठीक है। ये बैक पेन होना सिक्स्थ हाउस में अगर केतु बैठा तो बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। जो बैकबोन है सर ना, ये जो
प्रॉब्लम्स की बात आप कर रहे थे, आपने अभी बैकबोन का बोला, केतु का, तो इज देयर अ ट्रिगर पॉइंट एज वेल कि वो लाइफ के किस ईयर में, क्या किस पोर्शन में होगी वो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दशा, अंतरदशा, गोचर हर बार नहीं आएगा। जिसके छठवें घर में समझो राहु बैठ गया, केतु बैठ गया नीच का होके, ठीक है, या एनिमिक स्टेट में बैठ गया, तो बचपन से उसको कमर दर्द नहीं होगा। उसको तभी होगा जब वो ट्रिगर होगा। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। और टाइम, वो जो प्रॉब्लम है वो उस टाइम पीरियड के लिए रहेगा, या मतलब इट्स लाइक ऑन गोइंग? देखो, मतलब मैनेजमेंट से ठीक हो पाता है वो पर्सन या नहीं? हाँ जी, उसके ऊपर मेनी कंडीशंस आते हैं। अगर देखो, अगर वो दशा वो खराब है, ठीक है, देखिए अगर बहुत ही खराब है ना, बहुत ही प्लैनेट बहुत ही बैड डिग्निटी में है, तो वो दशा तो काफ़ी लंबी पीरियड के लिए होता है। शुक्र का 20-20 साल का, राहु का 18 साल का ऐसा होता है। तो इतनी लंबी दशा में ना, ज़रूरी नहीं कि पूरी 20 साल खराब हो, ठीक है। अंतरदशा फिर हमें चेक करना पड़ेगा। अंतरदशा में जब भी ये मैलिफिक हो जाता है, फिर वो उसको दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन में है, ठीक है, जैसे नीच का भी हो गया, आठवें घर का स्वामी का भी दृष्टि पड़ रहा है, नवांश में भी खराब हो गया, त्रिमशांश में भी खराब हो गया, फिर तो उसको पूरी दशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला दशा आ रहा है, ठीक है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा सर। देखो, मैंने आपको सुदर्शन चक्र डिस्कस किया ना कल परसों क्लास में। आनंद जी, सुदर्शन चक्र याद है ना आपको? जी सर। तो सुदर्शन चक्र में हम बेसिकली चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली देखते हैं, ठीक है। बट एक बहुत बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, ठीक है। ये तो तीनों आप देख लीजिए, ठीक है, फाइन। प्रॉमिस टू नो द प्रॉमिस ऑफ एन इवेंट, आप तीनों देख लीजिए, ठीक है। समझो चंद्र कुंडली में लव मैरिज दिखा रहा है, सूर्य और लग्न में नहीं दिखा रहा, तो लव मैरिज का चांस होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। बंदा लव करता है, ठीक है, मैरिज तक बात चलती है, पहुंचती है, बट मैरिज नहीं होता, ठीक है। अगर दोनों में है, चंद्र में है, कोई भी टू, एनी टू, चंद्र में है और लग्न में है, सूर्य में नहीं है, तो चांस बढ़ जाता है 66.6%। और तीनों में है तो बहुत ज़्यादा 100% श्योर, ठीक है। ये हम प्रॉमिस के लिए देखते हैं। जब आपने राइटली पूछा, जब हमें देखना है, चलो लग्न में तो हमने देख लिया 6th हाउस प्रॉब्लमेटिक है, कमर दर्द। अब मैं क्या करूँगा, अब जो समझो राहु का दशा है, राहु का लग्न में ला लूँगा मैं, ठीक है ना, राहु को लग्न में ला लूँगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू राहु ऑल अदर प्लैनेट्स आर एडजस्टेड। राहु फर्स्ट हाउस में फर्स्ट प्लैनेट बन गया, फिर उसका अगला हाउस उसका सेकंड हाउस बन गया। ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर में वो राशि को टच करने से वो लग्न में आ जाएगा एंड एवरीथिंग एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो वो दशा लॉर्ड को लग्न में लाके फिर मैं वो चार्ट को मैं पढ़ूंगा मैं। तो जो लगन में आप लेकर आ रहे हो ये राहु को, जैसे तो ये उसकी महादशा डिनोट करता है? हाँ जी, राहु का महादशा है। तो समझो राहु यहाँ बैठा सर, राहु इज सिटिंग ओवर हियर, राहु यहाँ बैठा है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, लग्न पत्रिका में। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो 7th हाउस यहाँ पे आ जाएगा राहु। जो 8th हाउस है, ये सेकंड हाउस, ये 8 यहाँ पे आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रीएडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अब नाउ एनालाइज द राहु चार्ट, ये देगा असली रिजल्ट आपको। आई मीन इट्स टू अर्ली टू से दीज थिंग्स टू यू, बट अब आ गया तो टॉपिक, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है ना। दो जो सुदर्शन चक्र में जो प्रॉमिस हम चेक करते हैं वो तो है ही है, ठीक है। मुझे स्पेसिफिकली जानना है कि राहु में क्या रिजल्ट आएगा। तो राहु को राहु का कुंडली बनाओ, उसको लग्न में लेके आओ, सारे प्लैनेट्स और राशि भावास एडजस्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, फिर एनालाइज करो आप। फिर अगर 6th हाउस उस टाइम पे राहु की कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है, फिर ये जो हेल्थ इश्यूज आप सोच रहे हो ना, हम 6th हाउस वैसे ख़राब है समझो,
लग्न कुंडली में 6th हाउस बहुत ख़राब है, ठीक है। राहु की कुंडली में अगर 6th हाउस खराब है फिर आने का पूरा पूरा चांसेस है हेल्थ इश्यूज 6th हाउस रिलेटेड। सर अगर मान लीजिए लगन लगन कुंडली में 6th हाउस में केतु है, अगर आप राहु के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे तो जो आपका 2nd हाउस है वो 6th हाउस बन जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट। वेरी गुड। तो और इस केस में 6th हाउस में भी अगर प्रॉब्लम है, इनिशियली लगन के हिसाब से 6 में प्रॉब्लम थी, अब राहु की कुंडली बनाई तो राहु में जो 2nd हाउस है उसमें भी प्रॉब्लम निकल कर आई, तो देन इट मींस कि नहीं, अभी आप कंफर्म्ड है। अभी आप आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। अभी 2nd हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स है, 2nd हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स है, बट फिर भी उसको कमर दर्द होगा। यहाँ पे केतु है, ठीक है, यहाँ पे केतु है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वीनस अपनी खुद की राशि में बैठ गया, ठीक है। Okay. वीनस इज इन ओन हाउस। तो मैं जब राहु की कुंडली बना दिया, यहाँ पे 6th हाउस बन गया ना, ये तो स्वराशि में वेरी गुड डिग्निटी, वीनस अपनी खुद के घर में बैठा हुआ है, फैंटास्टिक। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे हेल्थ इश्यू आएगा। क्यों बताऊँ, कमर दर्द होगा इसको, क्यों बताइए। आनंद जी, सर एक बार वापस बोलना क्या आज टाइगर स्लो है आज। नहीं सर, एक बार वापस पूछिए आप क्या बोल रहे नहीं नहीं, वैसे कल का जो शेयर है वो थोड़ा सा डाउन है, आज थक गए आप। हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं थी सर, आप पूछिए सर वापस से। देखिए कुछ नहीं है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सुदर्शन चक्र जो तीनों कुंडलियाँ हम करते हैं ना, वो हम प्रॉमिस देखते हैं कि चल भाई हार्ट का प्रॉब्लम है या लव मैरिज है या जो भी इवेंट है, हम वो तीनों कुंडलियों से कंफर्म कर लेते हैं। बट मुझे स्पेसिफिकली राहु का देखना है या कोई राहु में गुरु का अंतर्दशा देखना है, तो मैं गुरु को लग्न में ला लूंगा, ठीक है। राहु को जब मैं लग्न चार्ट बना दूंगा, राहु का लग्न, ये 1st हाउस हो गया ना, यहाँ पे जब आएगा 7 1st हाउस हो गया, 8 2nd हाउस हो गया, 9 3rd हाउस हो गया, ये 4th 5th 6th 7th 8th 12वां घर यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6वां घर में शुक्र अपने खुद की राशि में बैठा हुआ है, विच इज नॉट मैलेफिक, विच इज गुड। अपने खुद हो गया ना, अगर राहु से लोगे तो 8th हाउस। हाँ सॉरी 8th हाउस हो गया। तो मैं इसको निकाल के बिल्कुल सही, ये 7th ये है, ये अपना ये करेक्ट। हाँ, ये 6th हाउस हुआ। सर आपने बोला तो मैं इसमें डाल दिया, चलो कोई नहीं। तो ये आपका 6th हाउस हो गया। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें गुरु को डाल दूंगा। यहाँ पे गुरु अपने खुद की राशि में कंफर्टेबली बैठा हुआ है, तो ये कोई मैलिफिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, राहु की दशा के लिए गुरु रोग नहीं होगा, नहीं नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट आ गया। एक मिनट, हाँ जी, बेनिफिक प्लैनेट आ गया ना यहाँ पे। वैसे लगन कुंडली के हिसाब से आपने बताया 6000 में लिखा था, हाँ, ठीक है? ये हम, लेकिन जब राहु की दशा आई तो वो गुरु आ गया वहाँ पे, तो इसका मतलब वहाँ पे अब रोग कम नहीं होगा। बट मैं बोल रहा हूँ होगा, अच्छा होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा। हालांकि 6th हाउस में गुरु बेनिफिक प्लैनेट आके वो अपनी खुद की राशि में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ फिर भी होगा, कम होगा बट होगा। क्यों बताऊँ, आप वही पूछ रहा हूँ, क्यों आप बताइए। क्यों होगा, इसलिए क्योंकि ऋत्विक जी, 6th हाउस जनरली ऋण का, बीमारी का, इन सब का होता है। इवन नहीं तो गुरु जैसे आ गया तो गुरु से संबंधित कोई बीमारी हो जाएगी। नहीं, गुरु की संबंधित बीमारी नहीं होगी। गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपने वो वहाँ एनालाइज सही किया आपने, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वहाँ राहु की दशा में ये बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करेगा। गुरु पढ़ाई का प्लैनेट है, ये IAS या CA या IIT का लिए बैठ सकता है राहु की दशा में। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो कम होगा, बट पराशर जी कहते हैं कोई भी भावेश अपने भाव में बैठा तो उस भाव को बलवान करता है। नहीं, एक मिनट, वहाँ उस पर बाद में जाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कमर दर्द होगा इसको, क्योंकि राहु से 12वें घर में केतु बैठा हुआ है ना, जो केतु हु सिग्निफाइंग बैकबोन प्रॉब्लम्स। नहीं तो राहु से 12वें घर में अगर अपन राहु की कुंडली बना ले तो केतु तो 7वें भाव में आ गया ना। नहीं सर,
12वां घर हो गया ना। अगर आप राहु को लगन में लेंगे, नहीं अगर आप राहु सेवेंथ को हाउस लगन में लेंगे महादशा सर, में, तुला तो तुला केतु तो सप्तम भाव में आएगा ना। नहीं सर, तुला को लग्न में जब मैं प्रेस करूंगा ये 12वां घर आएगा। ये एक एक हाउस पीछे ही तो रहेगा, अगर वो लगन में एक राहु हाउस चला गया पीछे सर, अगर रहेगा। आपने इसको अपोजिट कर दिया तो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा ना केतु। तो अरे सॉरी यार, राहु केतु का गलत ले लिया हमने। राहु केतु हमेशा ऑपोजिट रहता है। एक मिनट, तो 180 रहेंगे ना सर। आप राहु को अगर हाँ इसमें नहीं यहाँ नहीं लगन नहीं, में चलो मिलाएंगे चलो तो चलो 12th में चलो, केतु कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये चलो केतु मत लीजिए, राहु। अगर आप राहु को लगन में भी लेंगे तो सप्तम भाव में हाँ आएगा चलो ना राहु, केतु। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप यहाँ ले लीजिए, गुरु की दशा ले लीजिए। आप राहु को लगन में लिख दीजिए, आप वहीं से नहीं लगन नहीं, बना एक मिनट दीजिए एक कि भाई मिनट महादशा में एक राशि मिनट की चल एक रही है। मिनट एक मिनट, आप ये ले लीजिए गुरु। हाँ, गुरु की दशा में यहाँ पे गुरु निकाल दीजिए। यहाँ कुछ और प्लैनेट रख देते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे निकाल दीजिए। अब गुरु की दशा में मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका 6वां घर ठीक है, बट फिर भी इसको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि 12वें घर में केतु आ गया ना, पोजीशन चेंज होने के बाद। हाँ, तो अब चेंज हो गया ना सिचुएशन सर, जो आपने पहले दिया हाँ जी हाँ जी situation अब हाँ अलग है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो गुरु की दशा में जनरली नैसर्गिक चार्ट में केतु 6वें घर में होने का पूरा चांस है। कमर दर्द और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम्स, ठीक है, या कोई गॉल ब्लैडर हो गया या कोई स्प्लीन का प्रॉब्लम हो गया, ये चांस है। ठीक है, अगर जब गुरु की लग्न में ये अच्छी पोजीशन में चले जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो आमने सामने है तो 12वें में चले गया, ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन में चले जाता है, फिर वो नहीं होगा। बट यहाँ पे मैं लग्न में चेंज करते ही ये 12वें घर में चले गया, तो 12वां घर भी बीमारी का घर है ना। कॉन्सेप्ट समझिए आप पहले, समझ रहे हो, क्योंकि दैट्स हाउ मेन जो फंक्शनैलिटी होती है वो आपको वो अंतरदशा और दशा लॉर्ड की चार्ट से आप देखते हो आप फंक्शनैलिटी, क्योंकि आपको मेन देखना है कब इवेंट फ्रूटिफाई होगा। प्रॉमिस है। 12th हाउस तो कमर का हाउस नहीं है, राइट? कमर का हाउस नहीं है, बट बीमारी का हाउस है। तो मतलब उसको मतलब कमर दर्द की जगह कोई और प्रॉब्लम तब दोनों ही आएंगे, दोनों। एज पर अगर हाँ जी इसको देख। हाँ जी ऋत्विक जी, तब दोनों ही आएंगे, कमर का भी होगा, पैर का भी दर्द होगा। पैर का क्यों? 12th हाउस इज फीट, 12th house is feet, so he will have feet problem also, because Ketu, assuming that Ketu is in bad dignity, वो 6वें से ट्रांसफर्स होके 12वें में चले गया, विच इज ऑल्सो बैड हाउस। तो दोनों ही रिजल्ट आएंगे और दोनों ही 100% आएंगे। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर 6th में सर जुपिटर होता तो दिस इज अ बेनिफिक प्लैनेट। नहीं देखो ऐसा नहीं, पहले एक चीज़ समझिए आप। अब आपको आई एम नॉट मतलब आपको पॉइंट समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 6th का बेसिक प्रॉमिस है कमर का दर्द होने में, ठीक है। मैं गुरु की जब कुंडली बना दिया तो ये जो 6th का केतु है वो जाके 12th में बैठ गया, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एडिंग एनी बेनिफिशियसनेस टू द प्लैनेट, इन फैक्ट इट इज मेकिंग इट मोर मैलिशियस ओनली। तो कमर दर्द का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, वो 12वें में बैठ के हॉस्पिटल विजिट्स करवा रहा है कमर दर्द के लिए, ठीक है ना। अब आप एनालाइज करो 12वां घर कौन सा ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है? 12वां घर रिप्रेजेंट करता है फीट को। तो फीट का प्रॉब्लम, द 6th केतु जो रोग कारक केतु है वो पैर में बैठ गया तो पैर का भी दर्द होगा। समझ रहे हो आप पॉइंट को? हाँ जी। दोनों ही चीज मैनिफेस्ट होंगे, ठीक है ना। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे हो? मैं सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन देख रहा था कि ये केतु इज काइंड ऑफ मेलेफिक प्लैनेट और मेलेफिक हाउस में बैठेगा तो अपना मैनिफेस्टेशन इसका होगा ही होगा। हाँ। लेकिन अगर जो
भाव अच्छे नहीं है हाँ। नैसर्गिक तरीके से 6, 8, 12, हाँ उसमें अगर अच्छा प्लेनेट बैठता है, लाइक इस एग्जांपल में जो आपने दिया था 6th हाउस में अगर जुपिटर होता तो क्या देखो, होता? इसके लिए हमें ब्लैंक चार्ट करना पड़ेगा। मेष लग्न के लिए जो गुरु है उसको सम प्लैनेट माना जाता है। सम मतलब इट्स ए मॉडरेट, इट्स ए न्यूट्रल प्लैनेट, इट इज़ नॉट ए फंक्शनल बेनिफिक। वाई? इसको देखो, नेचुरल बेनिफिक, फंक्शनल बेनिफिक, दो चीज़ होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लग्न द डेफिनेशन चेंजेस। जो नेचुरल बेनिफिक है वो चार्ट के लिए बेनिफिक ना हो। जो नेचुरल बेनिफिक क्या होते हैं? गुरु, बुध, शुक्र, ये नेचुरल बेनिफिक्स हैं, ठीक है। अपना राहु, केतु, शनि और सूर्य और मंगल भी मेलिफिक में ही लेते हैं हम, है ना। ये नेचुरल मेलिफिक्स और नेचुरल बेनिफिक्स का डेफिनेशन है ना, है कि नहीं? ओके, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द लग्ना द डेफिनेशन चेंजेस। जो नेचुरल बेनिफिक है वो ये लग्न के लिए सबसे ज़्यादा मैलिफिक प्लैनेट हो सकता है, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग प्लैनेट हो सकता है, ठीक है। जो गुरु आप बोल रहे हो ना, गुरु इज द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस फॉर ए मेष लग्न और मेष राशि। गुरु इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड द 12th हाउस, राइट। ठीक है ना। तो 12th हाउस इज अ मैलिफिक हाउस, ठीक है। 12th हाउस से आपको फॉरेन ट्रैवल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बट त्रिक स्थान में 6 से 12 आते हैं। तो 12th हाउस इज एट ए वेरी जेनरिक लेवल हम मानेंगे 12th हाउस इज ए मैलिफिक हाउस। तो जो जुपिटर की डीएनए है, जुपिटर की डीएनए में 50% भाग्यस्थान पॉजिटिवनेस आ गया, 50% व्यय स्थान निगेटिवनेस आ गया। तो जब जुपिटर यहाँ बैठेगा 6th हाउस में, विच इज अनदर मैलिफिक हाउस, इट विल क्रिएट मोर डैमेज। ओके, ओके ना। अब मैं आपको आप जो पूछना चाह रहे हैं ना वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा अब। नाउ फॉर द मेष लग्न मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इज वीनस बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ द 2nd हाउस एज वेल एज द 7th हाउस, ठीक है ना। ये मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, दोनों घर उसके। हालांकि वीनस और मंगल और शुक्र में नैसर्गिक दुश्मनी है, बट ये लग्न में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, ये बेनिफिक प्लैनेट बन जाता है ना। क्योंकि 2nd हाउस इज हाउस ऑफ फैमिली एंड वॉइस, ओके, एंड धन। 7th हाउस इज हाउस ऑफ योर वाइफ, ठीक है, एंड बिजनेस। तो ये मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट वीनस हो जाता है। जब वीनस जाके यहाँ बैठ जाता है तो वीनस इज पुटिंग ऑल इट्स एनर्जी टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्लैनेट, दिस बावा। so it's trying to control the negative energy of this power. यस, पूरी एनर्जी उसकी वो भाव की रोग ऋण शत्रु को कंट्रोल करने में लग जा रहा है। वो अपनी उसके हिसाब से 2nd और 7th हाउस का जो बेनिफिक एस्पेक्ट था वो फिर कम होगा। कम हो जा रहा है, बिल्कुल सही। 2nd और 7th हाउस का जो वीनस का जो बेनिफिक है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसकी पूरी एनर्जी शत्रुओं को हैंडल करने में लग जा रहा है। उसका पूरा पैसा रोग, डिसीज़ को कंट्रोल करने में, क्यूर करने में लग जा रहा है टू सर्वाइव। क्योंकि 2nd हाउस इज द मनी ना, लिक्विड एसेट्स, राइट। लिक्विड कैश। तो इतना पैसा है वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर ही नहीं पा रहा है। वो पूरा टाइम अपना बीमारी ठीक करने में लगा दे रहा है, या शत्रुओं को से सेफ्टी लाने के लिए ही लगा दे रहा है, या कोर्ट केस में जीतने के लिए पैसे लगा दे रहा है। वो मनी उसको काम नहीं आ रहा है उसको, ही इज अनेबल टू एंजॉय द मनी। समझिए ना। ठीक है। तो 7th हाउस रिप्रेजेंट्स योर जेनिटल्स, ठीक है। मतलब फॉर ए मेल इट इज़ द पीनस एंड फॉर फीमेल द सेक्शुअल ऑर्गन्स, ठीक है। नाउ 8th हाउस रिप्रेजेंट्स द also genitals, okay, male testicles and woman uterus and those areas, ठीक है। 8th house also represents the मतलब बेसिकली अपना हिडन ऑर्गन्स, ठीक है ना।
योर हिप्स एंड ऑल, ठीक है। जब 7th हाउस 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेक्शुअल हैबिट्स एंड सेक्शुअल हेल्थ ऑफ द पर्सन, समझ गए ना। तो अभी हम मेडिकल ओनली मेडिकल बात कर रहे हैं, तो हम विल फोकस मोर ऑन द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जब बॉडी फिजिकल बॉडी। जब यहाँ पे शनि या केतु जैसे प्लैनेट्स बैठते हैं, खासकर मेल चार्ट के लिए ये इम्पोर्टेंसी क्रिएट करने का पूरा चांस बनता है 7th 8th दोनों में, समझ गए। राहु जब बैठता है शनि केतु, ठीक है, जब राहु बैठता है इनको सेक्सुअल अर्ज बढ़ जाता है बट परफॉर्मेंस नहीं होता है। When राहु अगेन कई फैक्टर्स, कई राशि वो भी देखना पड़ेगा। 7वें घर में कौन सा राशि पड़ रहा है। हाँ जी सर, 8th हाउस ऑल्सो सिमिलर सर, 7th हाउस 8th हाउस सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स, बट राशि देखना पड़ेगा। राहु इन बैड डिग्निटी इन 7th एंड 8th हाउस, इसको भूख बहुत बढ़ जाता है, मतलब इसको अर्ज बहुत बढ़ जाता है, फिजिकल अर्ज, बट इतना परफॉर्मेंस नहीं हो पाता, ठीक है ना। जब मैलेफिक प्लैनेट्स ये दोनों घरों में आते हैं तो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना, अननेचुरल सेक्स, ऐसे चीज़ें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है व्हेन बैड डिग्निटी आ जाता है। प्लैनेट्स हैव टू बी इन बैड डिग्निटी, देन दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स विल कम। 7th और 8th हाउस को खासकर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 12वां घर भी सैन सुख का घर है, द सेक्शुअल प्लेजर्स, तो 12वां घर, 7वां घर, 8वां घर। देखो मंगल दोष में हम 7 8 12 4 चारों को लेते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन। 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 7 8 12 आपको बेसिकली सेक्शुअल टेंडेंसीज, सेक्शुअल हैबिट्स और सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को दिखाता है। 4th हाउस घर की सुख शांति को दिखाता है। तो इसमें मंगल दोष कैसे हुआ? देखो कोई भी लग्न में, लग्न चार्ट, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली में जब 4था घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, ये घरों में, ये भाव में मंगल जब बैठा रहता है वो मंगल दोष बोलते हैं। अगर ये दोनों ही चार्ट्स में ये अप्लीकेबल होता है, दोनों ही चार्ट्स में ये घरों में मंगल आ जाता है, तो इनको बोलते हैं पूर्ण मांगलिक, ठीक है। एक में आता है तो आंशिक मांगलिक, सेमी मांगलिक बोलेंगे, आंशिक मांगलिक, ठीक है। मैं ये नवांश में भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस में, मुझे नवांश में भी, क्योंकि नवांश इज द मेन हाउस फॉर मैरिज, ठीक है। तो इसको ट्रिपल मांगलिक बोलते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, बट मैं एक झलक नवांश में भी मैं देख लेता हूँ कि मंगल दोष नवांश में भी है कि नहीं, बिकॉज मेनली द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड पार्टनर का तो हाउस नवांश है, D9 चार्ट, ठीक है ना। तो 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, ये प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स लाइफ का घर है। ये यहाँ मंगल बैठ जाना, ये बहुत, मंगल ना सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। जनरली मेल्स में फीमेल से कंपैरिजन में ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी रहता है, सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर फीमेल मैच नहीं कर पा रही है, या वाइस वर्सा भी ले लीजिए, अगर लड़की हाई मांगलिक है, ठीक है, और मेल नहीं मैच कर पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है डाइवर्स, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब होने का। नौ 4था घर में मंगल होना, ये भी मंगल दोष माना जाता है। क्यों? एनी गेस? सर 4थे घर में तो ये मेंटल हैप्पीनेस और पीस का, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाला प्लेनेट क्या काम? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 4th हाउस इज द सुख स्थान, ठीक है। तो बंदा यहाँ पे शांति में रहता है, ठीक है। अगर और एक बात देखिए, कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। नैसर्गिक चार्ट में काल पुरुष कुंडली में 4था घर कर्क राशि पड़ता है,
कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, तो वैसे ये लड़ाई झगड़ा, घर में शांति नहीं रहता बंदे को, समझ रहे हो, बिल्कुल शांति नहीं रहता, वो पागल हो जाता, बोलता भाई मुझे घर नहीं जाना, ठीक है, बिल्कुल शांति नहीं है, ना वाइफ से ना बच्चों से, बहुत ही ज़्यादा ये है, ठीक है, क्योंकि मंगल चौथे घर में बहुत ही बैड रिजल्ट्स देता है, ठीक है। और एक बात, irrespective of राशि, फोर्थ हाउस में मंगल किसी भी राशि में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ राशि, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो काल पुरुष कुंडली के रूल्स है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द राशि एंड लग्न इट अप्लाइज, यही तो रूल्स हमें बाय हार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी गेट्स डिबिलिटेटेड इन द मीन राशि, ओके, काल पुरुष कुंडली में मीन राशि इज द 12th हाउस, करेक्ट। सो I will say Mercury is getting debilitated. Sorry, I said Mercury or Mangal? Mercury is getting debilitated in the 12th house. So every lagna, Mercury does not behave well in the 12th house. वो वहाँ मीन राशि हो सकता है, ये मीन राशि हो सकता है, वहाँ पे कुंभ राशि हो सकता है, मकर राशि हो सकता है, ठीक है, अनलेस इट इज कन्या राशि। कन्या राशि 12वें घर में पड़ गया तो वो उच्च का हो जाता है, फिर तो ऑब्वियसली इट इज़ एग्जॉल्टेड, बट उसका जो उच्चता है वो कम हो जाएगा क्योंकि वो 12वें भाव में पड़ रहा है। ये इसीलिए काल पुरुष कुंडली के रूल्स याद रखना ज़रूरी है। सर काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में ये जुपिटर इज द लॉर्ड और बुध एंड जुपिटर आर फ्रेंडली, राइट? तो उस केस बुध में एंड जुपिटर आर नॉट फ्रेंडली सर, सॉरी, बुध एंड जुपिटर आर नॉट फ्रेंडली। बुध एंड जुपिटर का इतना फ्रेंडली, हालांकि दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्लैनेट्स हैं, बट इतना फ्रेंडली नहीं है ये बुध एंड जुपिटर। दे आर बोथ इन ए वे बेनिफिक प्लैनेट्स, ठीक है, बट खास इनका जमता नहीं है बुध और गुरु का। बुध सूर्य गुरु सूर्य, गुरु मंगल सूर्य, इन तीनों का बहुत अच्छा जमता है, ठीक है। जनरली बुध इज ए न्यूट्रल प्लैनेट, वो हर किसी के साथ चला लेता है गाड़ी, जो ग्रह के साथ बैठता है वो ग्रह के जैसे ही हो जाता है, इट्स ए यूनिक प्लैनेट, ठीक है। पराशरी में सैटर्न केतु एंड बुध तीनों को यूनिक बोलते हैं। यूनिक मतलब नेदर फीमेल नॉर मेल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सैटर्न जब बैठता है वो डिसफंक्शनल कर देता है बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन्स को, फंक्शनैलिटी कम हो जाता है उसमें, वो काम नहीं करता ऑर्गन ठीक से, क्योंकि नेदर वो मेल है नॉर फीमेल है, ठीक है। पराशरी में ये तीनों को ही हम लेते हैं, बट बुध जुपिटर इतना इनका ना थोड़ा ईगो क्लैश रहता है, हालांकि दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, इतना नहीं जमता। सूर्य मंगल गुरु बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है इनकी, बट अगेन फ्रेंडशिप इज सिचुएशनल, बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी फॉर द चार्ट्स इज सिचुएशनल। समझ रहे हो आप? तो मतलब कुछ रूल्स यूनिवर्सल हैं, लाइक ये मरकरी इन 12th हाउस विल ऑलवेज बी डेबिलिटेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लगन कुंडली, बिकॉज काल पुरुष कुंडली में मर्क्यूरी 12वें घर में डेबिलिटेटेड है, तो जनरली मर्क्यूरी डजंट गिव दैट गुड रिजल्ट्स, थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर स्वराशि में बैठा हो तो भी मे बी हाँ, स्वराशि में थोड़ा, हाँ स्वराशि में बैठ गया या उच्च में बैठ गया, फिर अगर मिथुन आ गया 12वें घर में, ठीक है, कर्क लग्न की कुंडली में 12th हाउस इज द मिथुन, फिर उसका बढ़ जाएगा ना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव कम हो जाएगा। अगेन हमें बेनिफिशियल फैक्टर्स बढ़ गए ना, सपोर्ट बढ़ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बेटर हो गया वो, दैट इज़ बेटर। देखो कन्या आ गया, तुला लग्न की कुंडली में 12वां घर कन्या है, तो कन्या में बुध बैठ गया, तो उसका जो नेगेटिव है वो थोड़ा सा कम हो गया, और बहुत कम हो गया। सो केस टू केस वी हैव टू आइडेंटिफाई। सर वही मैं आपसे पूछ रहा था कि हमेशा बैड नहीं रहेगा, मतलब या बैड का भी लेवल है बेसिकली? हाँ बैड का भी लेवल है, वही ना, बट बैड रहेगा, बैड का भी लेवल है,
देखो अगर जनरली कन्या में बुध उच्च का हो गया ना, बट अगर कन्या 12वें में पड़ गया तो स्थान बल बोलते हैं ना इसको, स्थान हाँ खराब जी। हो गया ना उसका, फिर तो उसकी उच्चता कम हो गया ना, समझ रहे हो, उसका उच्चता कम हो गया। बट चलो बैड इफेक्ट इतना नहीं है, बट थोड़ा सा बैड है। तो काल पुरुष कुंडली इज आर बाइबल, जो हमारी जो ये काल पुरुष कुंडली इसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि देखो शुक्र 7वें घर में अपनी खुद की राशि में बैठ गया, ठीक है। तो जनरली वीनस इन द 7th हाउस बिहेव्स वेल फंक्शनली, because 7th house is the function of the Venus, and Venus is the karaka of marriage and all that, so it performs generally well. But again फिर अगर 7वें घर में नीच का हो गया तो फिर वो नीचता थोड़ा सा कम हो जाएगा, वैसे like that you have to analyze multi dimensional, ठीक है ना। तो इसीलिए मंगल दोष इफेक्ट हो जाता है। वैसे भी मंगल, और अगर मैं अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 4th हाउस इज द ब्रेस्ट, ठीक है। मंगल यहाँ बैठ के पूरी नीच का हो गया, तो वैसे ही देखो, मतलब देखो ये जेनिटल्स है 7th और 8th हाउस, ये ब्रेस्ट है, देखो सेक्स लाइफ वैसे ही खराब हो गया ना, आप समझ रहे हो। बेसिकली मंगल दोष जो है वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, नेचर वाइज ऑल्सो, नेचर फिजिकल एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी दोनों ही हम देखते हैं मंगल दोष से, ठीक है। जो मांगलिक लोग होते हैं, अगर आप निकाल के 100 चार्ट्स निकाल के आप पढ़ोगे, मांगलिक लोग आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव, एक्सट्रीमली एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन, काफ़ी सक्सेसफुल यू नो इन देयर एनी लाइन ऑफ बिजनेस होते हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी फिटनेस होता है उनका, काफ़ी फटाफट चुस्त होता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर होता है उनको, फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी सोचना, बैठना, प्लान करना है ना, फटाफट सोचा करा। अगर गुरु का बल अच्छा है तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज गुरु गिव्स यू द डायरेक्शन एंड दे एग्जीक्यूट इट, ठीक है, दे आर वेरी सक्सेसफुल। बट ये लोग काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को थप्पड़ मारना, फिजिकली अब्यूज़ करना, नोच देना, ये मैंने काफ़ी केसेस देखा है जब लड़का लड़की दोनों मांगलिक है, एंड अगर लड़कियां भी थप्पड़ मार देते हैं, अगर दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ एग्रेशन आ गया तो इट इज़ फॉरगिवन ना, तूने भी मारा मैंने भी मारा, ठीक है। अगर हाई मांगलिक लड़का, लड़की है कर्क लग्न या कर्क राशि की, बहुत ही सॉफ्ट सी लड़की है, उसने इसको थप्पड़ मारा, ठीक है, ये बेहोश हो गई, ये शॉक में चली गई, शादी चलेगी? I mean, aggressiveness is good in a specific domain of life, but not everywhere. Exactly. तो, Perfect. For मंगल गिव्स यू लॉजिक, मंगल गिव्स यू इंटेलिजेंस। तो मांगलिक लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, फिजिकली अच्छे होते हैं, फिट होते हैं, काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको काम बताओ फटाफट करेंगे। बट ये हाई अमाउंट ऑफ एग्रेशन और ईगो मैरिज को डैमेज करता है, ठीक है, अनलेस ही इज बीइंग मैच्ड विथ इक्वली एग्रेसिव, इक्वली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल। ओके, समझ गए ना आनंद जी, हमें क्लियर? जी सर। इसीलिए लड़का लड़की दोनों ही मांगलिक होना चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताओ तो, मांगलिक लड़का कैन गेट इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी 3 times in the night और 5 times in the night, ठीक है। वी आर ऑल मैरिड राइट, ऋत्विक जी आप मैरिड हो ना? जी हाँ जी आनंद जी आप मैरिड हो ना? जी सर। हाँ जी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैरिज कंपैटिबिलिटी में बहुत ये मायने लगता है। इसका लॉजिक समझना है हमें, बाय हार्ट नहीं करना, लॉजिक समझना है। बट इफ ए गर्ल इज नॉट ए मांगलिक, ओके, शी विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द फिजिकल एक्ट 3 times। 1 time is that's it। वहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो गया ना, फिर वहाँ पे मैरिज कहाँ टिकेगा। इस लड़के का स्टैमिना, और वाइस वर्सा भी ले लो, लड़की का स्टैमिना इतना अच्छा है, ठीक है, एंड द बॉय इज अनेबल टू मैच, विल इट वर्क, विल द मैरिज वर्क। और हम क्या घर देख रहे हैं, 7, 8 और 12, 12 शयन सुख है, 7, 8 आर द जेनिटल ऑर्गन्स,
highly active genital organs. मंगल इज एक्सट्रीमली गुड फॉर सेक्स. जिसका मंगल स्ट्रांग है, कहीं पे भी बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, मंगल खुद की राशि में या उच्च का है, दे आर अमेजिंग इन द बेड. वीक मंगल गिव्स प्राइमरीली फॉर मेल्स impotency. Even Mercury, because medically Mercury is the nerves. ठीक है ना? Is the class interesting? Mercury was skin as well, right, sir? Sir, Mercury is nerves, sir. Sexual activity, it's a sensational activity. Sensation. Skin के लिए Skin कौन भी है, सकता nerves क्या? भी है. Nerves भी है. Skin is more Venus, Nerves sir. भी, Venus. Skin is Venus. Venus, okay. हाँ, Mercury is nerves. तो Mercury Okay. debilitated many times gives no sexual life. ठीक है ना? अगेन कई कंडीशंस हैं, डजेंट मैटर. प्लानट वो डिबिलिटेट हो गया, डिग्री वाइज कम हो गया, बहुत सारे प्लान. अगर 0 to 6 डिग्रीज में आ गया, समझो सैजिटेरियस 7th हाउस में पड़ रहा है और वो जुपिटर 3 डिग्री का है, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा फिर. ठीक है ना? केतु बैठ गया तो वैसे बंदा डिटैचमेंट में चले जाएगा, उसको ये सांसारिक सुख चाहिए नहीं. जब केतु 12वें घर में बैठता है, शादियाँ नहीं चलता है. नीड नॉट बी डाइवर्स, बट मज़ा ही नहीं रहेगा उनके शादी में, पैशन नहीं रहेगा. राहु फिर ठीक है, राहु फिर पैशनेट बना देता है मैरिड लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को. केतु पूरा बर्बाद कर देता है. केतु इज़ नॉट गुड देयर, 7th हाउस. ठीक है ना? Okay. ठीक है. 9th हाउस रिप्रेजेंट्स थाइस. ठीक है. 10th हाउस रिप्रेजेंट्स नीस. 11th हाउस रिप्रेजेंट्स द एरिया बिटवीन नीस एंड द फीट. ठीक है ना? जो शिन एरिया बोलते हैं, शिनी बोलते हैं ना, जो पैर घुटने से Right. नीचे और अपना फीट के काफ ऊपर. काफ हाँ, काफ एरिया. काफ हाँ जी, हाँ जी, काफ एरिया. Lower leg area. हाँ जी, हाँ जी. एंड द 12वां घर ये रिप्रेजेंट्स द फीट. ठीक है. तो फिजियोलॉजिकली आप जब भी कोई भी ग्रह बैड डिग्निटी में ये एरियाज में बैठ गया, सिंपल सा लॉजिक है, वो ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आएगा. ठीक है. बट आपको देखना है कि मल्टीपल एफ्लिक्शंस हो रहे हैं. एक एफ्लिक्शन से नहीं होगा, एक एफ्लिक्शन से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2nd हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया, ठीक है, इन बैड डिग्निटी, इसको स्टैमरिंग प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है. जो स्टैमर करते हैं, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाना, ये बहुत कॉमन है. ठीक है ना? सिमिलरली सर ये जो आस्पेक्ट जो देखने हैं, तो लाइक आपने कहा कि मल्टीपल आस्पेक्ट्स वी हैव टू चेक. एफ्लिक्शन मल्टीपल एफ्लिक्शंस. एफ्लिक्शन, तो दिस शुड बी इन द सिमिलर चार्ट, लगन चार्ट, या वी हैव टू सी अदर चार्ट्स? नहीं, ये तो बहुत डीप है. ये नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, डिविजनल चार्ट्स भी देखना पड़ेगा, त्रिमशाम चार्ट. D30 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, D27 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ वाइज जब हम देखेंगे. So getting a hint on a particular thing, तो उसको वेरीफाई करने के लिए you have to go deep. हाँ, तो बिल्कुल उससे डीप जाना जाना पड़ेगा पड़ेगा सर, like बिल्कुल डीप जाना पड़ेगा. इसलिए देखो, ये है इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट, ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है. ये पहले तो आप सुदर्शन चक्र से देख लीजिए, लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली से देख लीजिए कि अगर समझो मुझे देखना है कि इसको थ्रोट का कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो मैं पहले सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न से देखूंगा. फिर नवांश में आई विल चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, दिस पर्टिकुलर सेकंड लॉर्ड. नवांश में वी मेजर द स्ट्रेंथ. देन आई विल चेक इन D27 चार्ट. D27 चार्ट फिजिकल एलिमेंट्स को दिखाता है. देन आई विल चेक इन D30 चार्ट. देन एक बार मैं D60 भी देख लूँगा, क्योंकि 1 मिनट में वो चेंज हो जाता है सप्तांश. तो D60 प्रैक्टिकल कुंडली लगा करके अपन देख सकते हैं क्या अभी? सर अभी आज तो नहीं, चलो आज 10:30 हो जा रहा, बट थोड़ा सा स्लो सर, करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बट पहले थियरी पूरा समझ जाते हैं. इट्स टू अर्ली. मैं वैसे ही थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ. हाँ, प्रैक्टिकल चार्ट से क्या क्लियर हो जाता ना कि कौन सा मैलेफिक बैठा है तो किस टाइप की डिजीज. नहीं, बट आपको मैलेफिक बेनिफिक भी नहीं पता ना अभी.
पहले मैं मैलिफिक बेनिफिक सिखा तो दूंगा। आपने बताया है ना सर, शनि शनि नहीं नहीं मंगल नहीं राहु केतु अभी नहीं आपने नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, वो चार्ट बाई चार्ट चेंज होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फंक्शनल मैलिफिक, नेचुरल मैलिफिक, बहुत फ़र्क है इन दोनों में। फंक्शनल मैलिफिक और नेचुरल मैलिफिक, जो नेचुरल मैलिफिक होता है वो चार्ट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट हो जाएगा। जो पर शनि बेसिक एसेस तो सेम रहेगा ना, नहीं अभी जैसे नहीं रहेगा, नेचुरल बेनिफिक अगर कोई है। नहीं रहेगा सर। देखो सबसे ज़्यादा नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट क्या है? सबसे ज़्यादा नेचुरल बेनिफिक गुरु। प्लैनेट गुरु है ना। गुरु गुरु। सबसे ज़्यादा है ना। कुछ लगने के लिए गुरु इज द वर्स्ट एनिमी, नाइटमेयर। सिंह लग्न देख लीजिए, सिंह लग्न के लिए 8वां घर अपना मीन राशि पड़ रहा है, तो सिंह लग्न के लिए गुरु बहुत ही मैलिफिक हो गया ना। हालांकि सूर्य और गुरु बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझ रहे हो आप? तो ये कॉन्सेप्ट में रहना ही नहीं है। नेचुरल जो सबसे बेनिफिक प्लैनेट है वो वर्स्ट हो सकता है, और जिससे हम डर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डर रहे हैं वो सबसे बेनिफिक हो सकता है। जैसे धनु लग्न, धनु लग्न के लिए शनि बिकम्स द सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड, ठीक है। तो थर्ड लॉर्ड में चलो थोड़ा नेगेटिव आ गया, बट सेकंड लॉर्ड तो बहुत अच्छा है ना इसका। तो द वाणी, धन, फैमिली सारे, और अगर इंटरनेट के ज़माने में थर्ड हाउस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अगर मैं प्रोफेशन सर पॉइंट ऑफ व्यू, आनंद सर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, वही फॉर एग्जांपल जो आपने भी बताया कि लियो लगन के लिए सन अगर मान लो लगन में ही है और 8th हाउस में 12 राशि पड़ेगी, जो कि लॉर्ड जुपिटर है, अगर जुपिटर भी सन के साथ बैठे हो लगन में तो क्या करेगा ना। देखो अब दोनों घर देखो आप, 1 2 3 4 5, फिफ्थ देखो, जुपिटर कितना परसेंट मैलिफिक है वो देखो आप। यहाँ पे सिंह लग्न के लिए जुपिटर है 50% मैलिफिक। मैं वो लग्न चार्ट लगा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी। मतलब अब एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा जो हाँ आनंद जी हाँ सर जी, नो पूछना चाह रहे हैं प्रॉब्लम एग्जांपल के कर साथ। लेंगे। देखो सिंह लग्न के लिए, देखो सिंह लग्न के लिए गुरु का कौन सा घर है? ये घर है। मैं आपको ब्लैंक चार्ट एनालिसिस बता दूंगा। ये घर हो गया ना, एक घर, ठीक है। इसको डिस्पोजिशन थियरी बोलते हैं। ये मैं एडवांस के लिए रखा हूँ मैं, अभी आई डोंट वांट टू टच इट, बट चलो मैं आपको ब्लैंक चार्ट बता दूंगा कि कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ आपको नंबर देख के, राशि देख के आपको बताना है। यहाँ पे 50% आपका 8वां घर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, 50% आपका 5वां घर का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बहुत ही अच्छा है। त्रिकोण स्थान है, ठीक है, बच्चे हैं, फ्यूचर है, एजुकेशन है, टेम्परमेंट है, फैंटास्टिक हाउस 5th हाउस, ठीक है। और 8वां घर हर्डल्स, डिसअपॉइंटमेंट, सडन लॉसेस, ये सब लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेसेस, ये सब 8वां घर। तो जुपिटर जो है ही इज़ नॉट कंप्लीटली मैलिफिक, ही इज़ 50% मैलिफिक। तो हम क्या करते हैं, जुपिटर को यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे सिंह, आप क्या बोल रहे हो? सन इज देयर, सन एंड है, जुपिटर बोथ यहाँ पर है। सन स्वराशि में हो गया और जुपिटर भी आत्मकारक, चलो। पता नहीं अमन तो ये क्या हो रहा ना, यहाँ पे सूर्य अपनी खुद की राशि में होने के वजह से फैंटास्टिक लॉन्गेविटी, फैंटास्टिक रेपुटेशन, मतलब ये बहुत ही अच्छी योग है ये, ठीक है, इंटेलिजेंस सब कुछ दे रहा है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ इसको दो तरीके से एनालाइज करूँगा। फर्स्ट लॉर्ड विथ 5th हाउस, फर्स्ट लॉर्ड कंजंक्शन विथ 8th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड विथ 5th हाउस, ठीक है, इज ए फैंटास्टिक राजयोग, ठीक है ना। जो जब 5th हाउस की एस्पेक्ट्स आती है जुपिटर में, ये फैंटास्टिक राजयोग है, ये एजुकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है। बट फर्स्ट हाउस विथ 8th हाउस ये लॉन्गेविटी के लिए अच्छा है, बिकॉज 8th हाउस इज ए गुड हाउस फॉर लॉन्गेविटी। आयु के लिए 8वां घर बहुत अच्छा है, बट इसके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे टेंशन्स। हालांकि गुरु और सूर्य नैसर्गिक मित्र है, दे आर नेचुरल फ्रेंड्स, but for this particular chart Jupiter is acting as an enemy for Surya, 50% enemy।
समझ रहे हो? जुपिटर अगर जुपिटर यहाँ पर है इसलिए इसीलिए Okay. बिकॉज 8th लॉर्ड इज सिटिंग विद सन, तो फर्स्ट हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट लॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये कम कर दे रहा है, हर्डल्स बढ़ा दे रहा है लाइफ में, स्ट्रगल बढ़ा दे रहा है, थिंग्स डोंट कम इजी फॉर हिम 50% ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर अगर तो जो अगर 8th हाउस का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो फर्स्ट हाउस में लेकर आ रहा है। ओके, दैट्स हाँ हाउ टू इंटरप्रेट। सर एक मिनट सुनिए, अगर ये बंदा रिसर्च में जाता है, ओकल्ट में जाता है, फिर 8th हाउस की नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि 8th हाउस का जो प्रोफेशंस है वो ओकल्ट हो गया, रिसर्च हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, डेथ रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गया, ये सारे प्रोफेशंस 8th हाउस का है। पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी इज़ ए डिवाइन साइंस जो गुरु बहुत अच्छा करता है। ठीक है, अगर ये एस्ट्रोलॉजर बन गया, ये फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजर है। तो जब तक ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं आएगा ये धक्के खाते रहेगा। समझ रहे हो? ओके, ठीक है ना? आपको, आपने एक्चुअली जो पूछा सही पूछा, बट आई विल आस्क द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड मी। एक मिनट, आप इस पढ़ते हैं। सर स्क्रीन दिख रहा है अनंत जी? जी सर। बस 2 मिनट क्लोज कर देंगे सर इसको। क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया। सर मैं कह रहा था आगे से आनंद जी की जैसे इच्छा रहती है कि जितना भी हम कवर करें, जैसे 1 घंटे की क्लास में, तो लास्ट के 10 मिनट्स एक एग्जांपल के लिए भी रख देंगे, सो दैट जो हमने लर्न किया है हाँ, क्वेश्चन हाँ। पूछ के वो वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं नहीं clarity बिल्कुल एक्चुअली क्या सर, बिल्कुल। वो आपने जो बॉडी पार्ट का बताया ना कि भाई जो मेलेफिक रहेंगे तो उस बॉडी पार्ट को खराब करेंगे, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे नहीं, दो जने बैठे हैं यहाँ पे, तो दोनों के मेलेफिक कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे, तो कौन सा बॉडी पार्ट खराब कर रहे हैं आइडिया लग जाता है। नहीं नहीं बात सही है सर, बट आप बहुत फास्ट जा रहे हो। चलो कल, क्योंकि आपको कौन सा ग्रह पॉजिटिव डिग्निटी में कौन सा नहीं है वो पता ही नहीं है आपको। वो आप एक मिनट डाल दीजिए ना सर, मैं बता देता हूँ। ये बड़ा आप क्यों एक नहीं हो सिंपल रहा? कुंडली बनाइए, मकर लगा एक दीजिए। मिनट सर इसको चलो कंट्रोल कर प्लस लेंगे, कर लेंगे, करेंगे नो इश्यूज, रेगुलर ओपन करके। नो इश्यूज कर लेंगे। एक सर मिनट, हाथ से भी तो स्क्रीन पे बन जाती है ना। एक मिनट। अपन ड्रॉ भी कर सकते हैं नहीं ना नहीं सर। हो गया मिल गया बस। एक मकर लगन की कुंडली ड्रॉ कर दीजिए सर। अरे खुल क्यों नहीं रहा ये? सर वो उससे ही आप ड्रॉ कर लीजिए ना, वो हाँ हाथ से। आ गया। मकर लगन की कुंडली ड्रॉ कर दीजिए। एक मिनट, देखो ये दिख रहा है आपको ये चार्ट? ठीक है, हाँ। अब आप मुझे बताइए, जो गुरु सबसे ज़्यादा, ये दिख नहीं रहा है ठीक से? ओके, इसका ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, इसको एक मकर लगन की बना दो सर आप। नहीं मकर नहीं इससे सर, क्या, मैं कौन से बॉडी आपको, पार्ट में नहीं किस मकर, तरीके से एक आएगा मिनट, आइडिया लग जाएगा। मैं आपको तुला लग्न का करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पीछे स्पेसिफिक रीज़न है जो ऋत्विक जी पूछ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन का डीप लिंक है इसके साथ। ये क्या हो गया इसको?
सर आप इसको राइट क्लिक करके पेंट में ओपन करें और हाँ, ये पेंट में खुल जाएगा सर। पेंट हाँ में खुल रहा ओपन करके वही आप खुल उसको आ enlarge गया आ गया आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना सर? अब मैं आपको हाँ जी। एक प्रिंसिपल बोलूँगा भावत भावम। ठीक है, भावत भावम। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। हाँ, एथ फ्रॉम एथ एक्ट्स लाइक एथ, सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ हाउस एक्ट्स लाइक ए सिक्स्थ हाउस। ठीक है, टेंथ फ्रॉम टेंथ हाउस एक्ट्स लाइक ए टेंथ हाउस। नाउ आठवें घर से आठवां घर, ये आठवां घर हो गया। ठीक है, ये नहीं आ आठ, रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा, हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रहा आपका। स्क्रीन नहीं आपको आ एक बार रही? रिफ्रेश मुझे दिख रहा है, आपको शायद एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आनंद जी। मुझे सब अभी दिख दिखा। रहा है सर। अभी दिख रहा है? दिख रहा है ना? तुला लगन की कुंडली। तुला लगने की कुंडली है तो भावत भावम में क्या होता, आठवें घर से आठवां घर, आठवें घर जितना दुख देता है आपको। ठीक है, ये आठवां घर है, इससे मैं 8 गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा घर बहुत ज़्यादा दुख देगा आपको। छठवें घर से छठवां घर 1 2 3 4 5 6, लोगों को पता नहीं है। 11वां घर इच्छा पूर्ति लाभ स्थान सोचते हैं, बट 11वां घर जो बीमारी देता है ना, बैंड बजा देता है। ठीक है ना? तो मैं अगर भावत भावम अप्लाई करूंगा तुला लग्न की कुंडली में, जो धनु राशि है, ये जो तीसरा भाव है, ये सबसे ज़्यादा दुख देने वाला घर है, एज मच एज द 8th हाउस। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद, अब गुरु ये लग्न के लिए कारक का प्लैनेट है कि मैलेफिक प्लैनेट है? ये मैलेफिक है। एक्सट्रीमली मैलेफिक, क्योंकि तीसरा घर जो है वो भी दुख दे रहा है, छठवां घर जो मीन राशि पड़ गया उसमें वो भी दुख दे रहा है। तो इसीलिए शुक्र और गुरु का दुश्मनी है, 3 and 6 का जो दुश्मनी बोलते हैं ना, इसीलिए है। समझ गए? तो नेचुरल बेनिफिक जो है, जो सबसे अच्छा प्लैनेट गुरु, जिसको हम मानते हैं कि गुरु अकेला अच्छा है तो सब अच्छा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे गुरु जहाँ बैठता है वो घर को, वो राशि को ध्वंस कर देगा, यहाँ पे बर्बाद कर देगा। तो कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही ना, तो वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही ना। कहीं ना कहीं तो बैठेगा, बट कहीं ना कहीं तो तो सर वो बैठेगा, जहाँ पे बैठेगा वहाँ नुकसान करेगा इस पूरी वहाँ राशि नुकसान इस करेगा ना। बट अगेन कई फैक्टर्स है सर, उसको नीच भंग कई जगह से हो रहा है। ठीक है ना? आप समझ गए ना? जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना, कि जो अनंत जी ने बोला है कि जो नैसर्गिक जो अच्छे घर है वो हर बार नहीं होता है, वो फंक्शनल होता है। जो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर कि गुरु फंक्शनल और जो भी आप नैसर्गिक और तात्कालिक जो भी आप कह रहे हैं, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि भाई कोई भी अशुभ ग्रह बैठता है तो उस बॉडी पार्ट को वीक करता है। सर, अशुभ घर किस हिसाब से, नेचुरली फंक्शनली, वो बताइए मुझे आप। जो नेचुरल बेनिफिक है वो तो नेचुरल बेनिफिक ही रहेगा, और जो कैसे नेचुरल होगा बेनिफिक है वो तो सर नेचुरल आनंद जी? बेनिफिक ही रहेगा। कैसे होगा? शनि यहाँ पे बैठ गया, ये खराब करेगा? तुला लगने के लिए शनि सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है। आपको वही पॉइंट लेकिन में, फिर भी वही पॉइंट में, वो नेचुरल तो बेनिफिक है ना सर। डजेंट मैटर, वही अपना तो। बेसिक अपना तत्व थोड़ी छोड़ेगा नहीं सर, बेनिफिशियंस का। नहीं, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट और फॉर तुला लग्न शनि, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी परमानेंट बैड परमानेंट गुड नहीं रहता, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सर जी, नहीं अलग, वो अलग, अमिताभ बच्चन की कुंडली है नहीं कुंभ अलग, लगन की कुंडली। अलग नहीं, गलत बोल रहे हो आप। उसके अलग रीजन्स होते हैं, नक्षत्र होता है, दृष्टि होता है,
दूसरे डिविजनल चार्ट्स होते हैं बहुत सारे, वही तो गलती करते हैं लोग। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में पंचम में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण स्थान में बैठा है। शनि इज द फैंटास्टिक प्लैनेट। उसका नेगेटिव कहीं और से आ रहा है, वैसे आप नहीं ले सकते। तो आप सर इसलिए तो वो स्वराशि यहाँ में बैठा है जैसे इसलिए अच्छा है। यहाँ स्वराशि में अपने यहाँ मूल शनि त्रिकोण जैसे यहाँ राशि बैठा है में, और घर भी तो पंचम है ना। तो इसको यहाँ पे पेट की प्रॉब्लम नहीं देगा शनि? नहीं देगा, कैसे देगा? इसको तो 6 पैक एब्स देगा। अच्छा, इसको बहुत अच्छे बच्चे देंगे। तो फिर मकर लगन की कुंडली में जैसे अभी आपने बताया था बीच में, तो उसमें अगर मंगल जैसे चौथे घर में स्वग्रही होकर के बैठा है तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा? फिर से बताइए। आपने अभी मकर लगन की कुंडली का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। हाँ, तो अगर मंगल चौथे घर में स्वग्रही होकर के बैठा है तो उसका जो नेगेटिव है काफ़ी कम कर देगा, काफ़ी कम हो जाएगा नेगेटिव। मैंने बोला ना सर, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एडिशनल फैक्टर्स। कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। हर जगह पे नीच भंग हो जाता है, उच्च भंग भी हो जाता है। देखो वैसे चौथे घर में खराब है, बट यहीं पे देख लीजिए ना, यहाँ चौथे घर में मंगल उच्च का हो जा रहा ना। तुला लग्न में चौथे घर में मंगल उच्च का हो जा रहा, बट नैसर्गिक में मंगल चौथे घर में नीच का हो जा रहा है, तो मंगल खराब रिजल्ट देगा यहाँ पे। उच्च का मंगल है यहाँ पे। अब वही तो समझना है सर, केस टू केस डिपेंड करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख रहे हो नेचुरल फिक्स्ड जो तत्व, वो गलत है, बिल्कुल गलत। सर मंगल जो आपने उच्च का बोला, वो जो हमने डिस्कस किया था कि वो जो लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स हैं, चाहे वो आर्मी हो, स्पोर्ट्स हो, जो नेचुरली मंगल की एनर्जी के लिए बने हैं, वहाँ वहाँ पे उसका उच्चता दिखेगी। लेकिन जो उसकी उच्चता जहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, वहाँ पर भी जैसे फैमिली लाइफ वगैरह में दिखेगी, तो वो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। वो भी सच है क्या इस केस में? देखो जनरली उच्च के प्लैनेट ना खराब नहीं करता है, अच्छा बिहेव करता है। इट इज़ हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। 8वें घर में मंगल उच्च का हो गया, समझो 8वें घर में मंगल उच्च का हो गया, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लैंड बहुत दे देगा, थोड़ा बहुत हर्डल्स देगा, बट नेगेटिव नहीं करेगा। नीच के प्लैनेट गड़बड़ करते हैं सर। नीच के प्लैनेट एनिमिक आनंद जी प्लैनेट। अभी और अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। सर अभी तो शुरुआत है सर। नहीं, पर सर पराशर जी ने तो 6, 8, 12, 3 से 8 में नीच के ग्रह को अच्छा कहा है। सर जी 6, 8, 12 बहुत अच्छे ग्रह भी होते हैं। 8वां घर आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का घर है, सबसे बेहतरीन 8वां घर है। 6वां घर आपका लॉ का करियर, डॉक्टर का करियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट 6वां घर है। 12वां घर फॉरेन के लिए सबसे बेस्ट। जिसका 12वां घर अच्छा होता है उसको खर्चा ज़्यादा होता है, बट उसको तो फिर एक्सपोर्ट दुख इंपोर्ट। स्थान क्यों कहा गया है? हाँ वही तो है ना, अभी और डायमेंशन है इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप एग्जाम्पल चार्ट्स बोल रहे हो, अभी ये नॉलेज के साथ आप उतरेंगे तो कहाँ से होगा। इसलिए पहले थियरी समझो। मैंने आपको सुबह क्या बोला, मेरा जो बेसिक कोर्स होता है ना, वो दूसरे एडवांस कोर्स के बराबर का होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ इन डिटेल, राशि, भावा, उच्चता, नीचता, एनिमिटी। सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे जुपिटर बैठ गया ना, बहुत बर्बाद कर देगा ये। क्यों? एक तो तीसरे और छठवें का है, बट अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। जब भी घर, कौन से भी घर में, कौन से भी राशि में शत्रु राशि में बैठ जाता है, डैमेज कर देता है। भले ही त्रिकोण स्थान में हो, भले ही केंद्र स्थान में हो। केंद्र में तो प्लैनेट बहुत अच्छा बिहेव करता ना। चंद्र यहाँ बैठ गया, ठीक है, चंद्र नहीं, गुरु यहाँ बैठ गया। गुरु तो नीच का हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो नीचता, एनिमिटी और नीचता डैमेज कर देते हैं। ये मेन चीज़ है। जो नेगेटिव आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है। अगर वो उच्च का है फिर भी नेगेटिव आ रहा है तो कहीं और से देखो आप, ठीक है ना। सर बहुत लेट हो गया।